नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। आज का वैश्विक परिदृश्य तेजी के साथ बदल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मनमानी कूटनीति और वैश्विक संरक्षणवाद से यूरोप और बाकी क्षेत्र परेशान है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन के सदस्य भारत की तरफ उम्मीद के साथ देख रहे हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और संकेत दिए कि भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते को जनवरी के आखिर तक फाइनल किया जा सकता है, जिससे अमेरिका केंद्रित व्यापार संरचनाओं को मजबूत प्रतिद्वंदी मिले। आज मोदी और मर्ज की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। भारत जर्मनी ने जहां रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और तकनीकी सहयोग पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब $50 बिलियन से ऊपर पहुंच रहा है, जो कि भारत जर्मनी सहयोग का सबसे हाई लेवल है। दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग, क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना, क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक साझेदारी जैसे क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट्स पर एमओयू पर साइन किए हैं। संकेत देता है ये कि यूरोप अब अमेरिका की जगह भारत को एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार के रूप में देख रहा है, न सिर्फ व्यापार और तकनीक में बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में भी। इस कूटनीतिक बदलाव की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, ये कहते हुए कि भारत यूरोप की पहली पसंद का भागीदार है। ये घटनाएं इशारा करती हैं कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब भारत की तरफ झुक रहा है और ट्रंप युग की आक्रामक नीति की वजह से यूरोप भारत के साथ व्यापार और सुरक्षा की कई पार्टनरशिप तलाश रहा है। मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत पर भरोसा जताती दिख रही है। आज दहाड़ में भारत, ईयू के रिश्ते, अमेरिका, चीन का काउंटर, इन तमाम पहलुओं को एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक नजर प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर के स्टेटमेंट पर। हम सबको इस बात पर पूरी क्लैरिटी है कि इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप न केवल म्यूचुअल बेनिफिशियल है, बल्कि यह दुनिया के लिए भी बेहतर है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, विंड और बायोफ्यूल में वर्ल्ड लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा साझा दायित्व है कि हम दुनिया के लिए ट्रस्टेड और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स को मजबूत करें और इस प्रयास से भारत और जर्मनी जैसे भरोसेमंद साझेदारों की पार्टनरशिप निर्णायक भूमिका निभाती है। Germany supports an ambitious and economically meaningful EU-India free trade agreement as a central pillar for stable and future-oriented economic engagement. तो आइए पहले सवालों का रुख करते हैं, फिर उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। आज पहला सवाल यही, ट्रंप नहीं रहे भरोसेमंद, यूरोपियन यूनियन को मोदी से उम्मीद। भारत और यूरोपीय यूनियन का रिश्ता वैश्विक रणनीति की धुरी बना। वैश्विक अनिश्चितताओं में भारत से ही है आस। मोदी की नीतियों पर यूरोप को विश्वास। रूल टेकर नहीं, रूल मेकर बना भारत। अब यूरोप में जय हिंद। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर प्रोफेसर अंशु जोशी मौजूद हैं, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं, अंकित अवस्थी जी हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और विंग कमांडर आलोक सहाय साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहली शुरुआत अंकित अवस्थी जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपका टेक, बदलते हुए जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में यूरोपियन यूनियन के भारत के इतना नजदीक आना, इस रिश्ते को और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को बदलते प्रभावों के बीच में आप कैसे रीड करते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस विषय को मैं 3 भागों में तोड़कर आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सबसे पहला पार्ट जो हमें समझना होगा कि इंडिया विश्व में कुछ ही देश हैं जिनके साथ व्यापार करके लाभ कमाता है। उनमें यूरोपियन यूनियन सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिससे हम डॉलर कमाते हैं। अमेरिका के बाद लगभग $15 बिलियन साल के हिसाब से हम ईयू के साथ ट्रेड करके कमाते हैं। एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम। तो भारत के लिए निश्चित ही यूरोप फायदे का सौदा है आफ्टर अमेरिका। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ते हैं, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में जब आप एंट्री करते हैं
तो नाम जर्मनी का नंबर 3 पर आता है। नंबर 3 पर बैठा जर्मनी यूरोप की कुल जीडीपी का 24% हिस्सा पार्टनर करता है। आज यूरोपियन यूनियन जिसकी चर्चा अपन साथ में कर रहे हैं, वो भारत के साथ 16 बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर चुका है। यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला, ब्रेग्जिट के माध्यम से बाहर निकला ब्रिटेन ऑलरेडी पिछले साल भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। यूरोपियन यूनियन एज ए कंबाइंड भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। 16 बार बातचीत हो चुकी है। ताजा पीयूष गोयल जी का बयान है कि जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। मतलब यह है कि भारत को डर है कि कहीं अगर हमने यूरोप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया तो जो हम हर साल $15 बिलियन इनसे कमाते हैं, कहीं यूरोपियन देश अपनी उच्च तकनीक से हमारे देश को फ्लड ना कर दें और हमारे देश में सस्ते माल को अपने देश में, क्योंकि समझने वाली बात यह है ना कि आज हम 140 करोड़ हैं, जर्मनी हमसे ऊपर बैठा हुआ है 8 करोड़ की आबादी के साथ। 8 करोड़ की आबादी पे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और भारत की 140 करोड़ पर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। उपभोक्ता हमारे पास ज्यादा है और जब हमारे पास कंज्यूमर ज्यादा है तो उन लोगों की मशीनें हमें अपने बाजार के रूप में देखती हैं। तो जब भारत के साथ यूरोप की बात होती है, सोचने की बात जरूर है कि वो हमारे साथ अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हम बड़ा बाजार हैं और हमें हर कोई चाहता है। तो जब भी हम यूरोप के भारत के प्रति रुख को देखें तो इतिहास को याद रखें कि पहले भी यूरोपियंस ने हमें याद इसी तरह से किया था कि इनके साथ व्यापार करके 2 पैसे कमाएंगे। वेरी वेल सेड सर। संजीव श्रीवास्तव साहब, ये बताइए कि अमेरिका का जिक्र बार बार होता है, चाइना का जिक्र बार बार होता है, यूरोपियन यूनियन का भारत के साथ आना, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर भारत को देखना, क्या आपको लगता है कि जो ट्रंप का व्यवहार रहा है या ट्रंप की पॉलिसीज, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर जिस तरीके की पॉलिसीज वो लेकर आ रहे हैं, एक प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को संभव है ऐसा लगता हो कि एक डिपेंडेंट पार्टनर अमेरिका ना होकर भारत ज्यादा एक डिपेंडेंट पार्टनर और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो सकता है, न सिर्फ व्यापार के लिहाज से बल्कि अपनी सुरक्षा के लिहाज से भी? क्या यह भी एक टर्निंग पॉइंट है इस मुलाकात की मजबूती के साथ? अनम्यूट करेंगे संजीव सर। नहीं संजीव सर आप, हाँ बोलिएगा सर। जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, परफेक्ट। हाँ देखिए पूर्णिमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में विशाल संभावनाएं, अपार संभावनाएं मौजूद हैं। अनटैप्ड पोटेंशियल भारत के बाजारों में मौजूद है। भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है और जाहिर है कि ये जो और जाहिर है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है और ये जो भारत है उसमें पूरा जो विश्व बड़ी संभावनाएं देखता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो अपने अनेक विजनरी इनिशिएटिव्स के माध्यम से वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अनेक तरीके के जो रिफॉर्म्स पहले ही करके बड़े संभावनाओं को पैदा कर चुका है और अब भारत का लक्ष्य आने वाले समय में एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर भी अपने आप को डेवलप करने का है। भारत की जो प्रोएक्टिव और बहुत ही रिफॉर्म जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से पूरे विश्व में एक निवेश का अनुकूल वातावरण बन रहा है। भारत जाहिर है कि टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में भी एक बड़े एडवांसमेंट्स को रखता है और विश्व को जाहिर है अनेक इन सारी विषयों की वजह से भारत में अपार संभावनाएं दिखती हैं। यूरोपियन यूनियन भी भारत से बड़ी अपेक्षा रखता है और मैं भी विशेष रूप से मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी जो कि यूरोपियन यूनियन की सबसे मजबूत इकोनॉमी है और सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो जाहिर है कि भारत के साथ एक गहरा कोलैबोरेशन चाहती है। और चांसलर मर्ज जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और जो जिस तरीके के दोनों नेताओं के बीच के जो आप जेस्चर्स देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दोनों ही देशों के नेताओं के बीच में और दोनों ही देशों के एस्टेब्लिशमेंट के बीच में एक गहरी केमिस्ट्री पहले से स्थापित है। ये जो भारत और जर्मनी है अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25th एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो ये संबंध 75 वर्ष पुराने हैं, लेकिन जाहिर है कि अब ये इसका जो लेवल है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का लेवल का है। और पूर्णिमा जी, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने की साजिशें रची जा रही हैं और एक औपनिवेशिक टेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं
और जाहिर है कि राष्ट्र जिम्मेदार तरीके का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अभी वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वो इसका एक उदाहरण है। ऐसे में भारत और जर्मनी जैसे जो रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र हैं, उनकी वैश्विक मामलों में भी जो भूमिका है वो बढ़ने जा रही है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही जो राष्ट्र हैं वो इस भूमिका को समझते हैं, जैसा कि अभी आजकल के बयानों में स्पष्ट रूप से दिखा। और उसी तरीके से यूरोप के कई अन्य राष्ट्र हैं, फ्रांस की भी ऐसा ही एक स्थान है, और फ्रांस मेरे असेसमेंट के मुताबिक इसी तरीके की भूमिका अवश्य वो निभाएगा। और विश्व में एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में, और जो इसके डिसरप्शंस उसमें हो रहे हैं, जो अनेक तरीके की चुनौतियां उसके लिए पैदा की जा रही हैं, ऐसे में जो भारत और यूरोपियन यूनियन की, और उसमें भी विशेष रूप से फ्रांस और जर्मनी जैसे राष्ट्रों की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण होगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो यात्रा है, इसके बाद भारत और जर्मनी के जो संबंध है हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन निसंदेह करेंगे। और जाहिर है कि इसका जो मैसेज है वो पूरे विश्व भर में भी जाएगा कि राष्ट्र रिस्पॉन्सिबल तरीके से भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, और अच्छे गहरे कोलैबोरेशन के साथ भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्यूपेशन के बारे में ही सोचा जाए और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की बातें सोची जाएं। सकारात्मक तरीके से भी डिप्लोमेसी कंडक्ट की जा सकती है, सकारात्मक तरीके से भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। ये मैसेज इस यात्रा से निसंदेह जाता है। ठीक है। प्रोफेसर अंशु जोशी, बीते कुछ समय में भारत की जो पोजीशनिंग है वो बहुत मजबूत हुई है। भारत एक ग्लोबल साउथ की वॉइस के तौर पर, भारत की पॉलिसीज, भारत का बढ़ता दबदबा, भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी, और ऐसे बहुत सारे पंख हैं जो भारत ने अपनी उड़ान में इस्तेमाल किए हैं, जो पूरा विश्व भर भी देखता है। लेकिन इसके साथ आप ईयू और साथ ही भारत के इस रिश्ते को कैसे आंकती है, मेरा पहला सवाल ये। और दूसरा, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेडिक्टेबिलिटी आगे बढ़ने को लेकर, ग्रोथ को लेकर, जो उनका विजन है उसको देखते हुए, डोनाल्ड ट्रंप की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को लगने लगा है कि नहीं, इसके साथ ना जाके प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ जाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर और फायदे का सौदा होगा दोनों देशों के लिए। पूर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसमें दो डायमेंशंस हैं। आपके प्रश्न के दूसरे भाग से मैं उत्तर देना शुरू करूंगी। वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार की उथल पुथल बनी हुई है और ट्रंप की वजह से बनी हुई है, तो उस उथल पुथल को देखते हुए कि कैसे पहले वेनेजुएला में जाकर के उन्होंने मादुरो और उनकी बीवी को उठाया और ब्रुकलिन लेकर के आ गए और वहां अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी, सारे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स पर अपना असर्शन उन्होंने जता दिया। ईरान में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें लगातार ट्रंप की तरफ से बहुत ही ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। दो युद्ध पहले ही दुनिया में चल रहे हैं और इन सब के बीच लगातार यूरोप के और अमेरिका के यानी कि ट्रंप के और यूरोप के जो दूसरे लीडर्स हैं उनके बीच में हम एक फ्रिक्शन को देख रहे हैं। हमने देखा कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति का अभी हालिया एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि G7 को हम पश्चिमी देशों के रिफ्लेक्शन के रूप में देखें और ब्रिक्स को रशिया और चाइना की तरफ से देखें, तो इनके बीच जो ब्रिज का काम करने वाला देश है वो भारत है और उन्हें भारत से बड़ी आशा है, वो भारत की यात्रा भी करने वाले हैं। अब जर्मन चांसलर से भी हमें बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं आज। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, अब मैं आपके प्रश्न के पहले भाग पर आती हूं। तो इन तमाम परिस्थितियों में तब जबकि ट्रंप यूरोप के साथ लगातार अपने संबंध खराब करके नाटो को वीक कर रहे हैं, अमेरिका को वीक कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज न सिर्फ वैश्विक स्तर पर सहयोगात्मक स्थितियों को बनाए रखने की है, सभी की जो आर्थिक सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने की है। यहाँ नए नए कुछ जो है आयाम भी खुल रहे हैं। तो ईयू और भारत के बीच में जो ये FTA की चर्चा हो रही है, जो फाइनलाइज्ड फेज में है, वो भी इन्हीं में से एक आयाम है। 2006 से हमारा सामरिक पार्टनर है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ईयू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक एंगल आप देखिए तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक एरियाज में हम लगातार साथ में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो, इंडो पैसिफिक को सुरक्षित रखने की बात हो, काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स पर काम करने की बात हो, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट पर काम करने की बात हो। FTA को लेकर के ये एक टेंजेंट है और मैं आपको बताऊं कि लगातार चाहे आसियान कंट्रीज हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो, श्रीलंका हो, मलेशिया, मॉरिशस, फेरहिस्त बहुत लंबी है और अभी हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ FTA साइन किया है, GCC के साथ और अमेरिका के साथ स्टॉल्ड है, बट ट्रेड डील की हमारी बात चल रही है। अब इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील में हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम जो भी ट्रेड डील करेंगे उसमें हमारा जो लेबर सेंसिटिव एरिया या जो हमारा डेयरी प्रोड्यूसर्स, फिशरमैन और फार्मर से जुड़ा हुआ एरिया है वो हम अपना मार्केट एक्सेस नहीं देंगे। वही बात अभी जो
EU के साथ हम FTA फाइनलाइज कर रहे हैं, उसमें भी हम इस बात को बहुत ही सुदृढ़ता के साथ रख रहे हैं। एक विन विन सिचुएशन तो हम बनाने का प्रयास कर ही रहे हैं, और इन सारी परिस्थितियों को, इन सभी चीजों को देखते हुए फिर हम देख सकते हैं कि कैसे जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है उसके साथ भारत नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन को भी बेहतर बनाने का काम कर रहा है। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएस के एम्बेसडर ने आज स्टेटमेंट दिया है कि वो पैक्स सिलिका, पैक्स मतलब एक लैटिन वर्ड है पीस का, और सिलिका आपके चिप और सेमीकंडक्टर्स से आता है। तो 2025 में अमेरिका ने चाइना को कंटेन करने के लिए पैक्स सिलिका अलायंस की शुरुआत की है, जिसकी फुल मेंबरशिप भारत को ऑफर हो रही है। तो देखिए, एक तरफ EU FTA के फाइनलाइज बिल्कुल फेज में हमारे साथ है, दूसरी तरफ अमेरिका भी समझ रहा है कि भारत का सहयोग स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऑल इन ऑल भारत इस वक्त उस सेफ और प्रणेता की भूमिका में नजर आता है, जहां अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करते हुए वैश्विक राजनीति में हम कैसे शांति, सुरक्षा और प्रोग्रेस को बढ़ा सकें, इसके लिए भारत काम कर रहा है। ठीक है। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, एक अर्थशास्त्री के तौर पर और उस एक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील और इन सब को लेकर बातचीत अभी भी हाल फिलहाल में चल रही है, लेकिन आज फ्रेडरिक मर्ज का भारत में मौजूद रहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहना, फिर इसी बीच में एक खबर आती है कि संभावित ट्रंप भारत आ सकते हैं। आज ही अचानक से खबर आई। आप कोई कनेक्शन इसका एस्टैब्लिश कर पा रही हैं? क्योंकि दोनों चीजों को इसलिए समझना होगा कि एफटीए को लेकर कह दिया गया उनकी तरफ से कि जनवरी एंड तक हम इसे फाइनलाइज कर लेंगे, जहां पर किसानों के हितों की भी रक्षा होगी, एमएसएमईज की भी बात होगी, ये सब बात होगी। और यही वो पॉइंट्स थे, ट्रिगरिंग पॉइंट, जो यूएस के साथ जिन पर बात नहीं बन पा रही थी। ये टाइमिंग और ये कनेक्शन और भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और एफटीए यूरोप के साथ, ईयू के साथ, आप इनको कैसे एस्टैब्लिश करेंगी? कैसे आप इसे रीड करती हैं? देखिए पूर्णिमा जी, नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल से और आपने बहुत अच्छा ताना बाना इसका बुना है। देखिए, ट्रंप के टैरिफ्स के चलते भी अगस्त में जब टैरिफ्स की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद जब टैरिफ्स लगे, उसके बावजूद भी हमने अपना जीडीपी जो उस क्वार्टर का था 6.5 से 7.5 के बीच में, इनफैक्ट तब तो 8 पॉइंट समथिंग किया, और ओवरऑल पूरे इस फिस्कल का जो हमारा जीडीपी ग्रोथ जो दर्ज होने वाला है, जो विश्व के वर्ल्ड बैंक के, आईएमएफ के भी जो प्रोजेक्शंस हैं, केवल भारत के अपने प्रोजेक्शंस नहीं, ये 6.5 टू 7.5 के बीच में कहीं कह रहे हैं पूर्णिमा कि ये हमारा जीडीपी ग्रोथ इस बार होगा। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए ट्रंप इज फुली अवेयर कि मैंने टैरिफ्स ठोके, मैंने हर चीज की रिस्ट्रिक्शंस लगाई, लेकिन साइलेंटली एंड रिजिलियंटली भारत अपना रास्ता खोजता गया। आज तक अफ्रीकन देशों में कभी भी कोई प्रधानमंत्री नहीं गए, वहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए। एफटीए का जो अभी हमारा ईयू के साथ एफटीए होने की बातचीत हो रही है, उसमें देखिए सबसे ज्यादा एम्फेसिस एक तो लेबर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर है, और उसमें भी खास तौर से टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी। और ये चारों सेक्टर्स कौन से हैं? वही सेक्टर्स जिनके ऊपर अमेरिका ने, ट्रंप ने एक्स्ट्रा 25% रेसिप्रोकल के अलावा जो काइंड ऑफ आप कह लीजिए कि सैंक्शंस कह लीजिए, पनिशमेंट टैरिफ्स कह लीजिए, वो इंपोज किए थे इन्हीं चारों सेक्टर्स पर। और इन्हीं चारों सेक्टर्स को हम खोलकर आने की बात करते हैं अफ्रीका में, और इधर यहाँ पे ट्रेड जो हमारा एफटीए होगा, ट्रेड डील होगी जो हमारी ईयू के साथ भी। तो इस पूरे वैश्वीकरण को बिल्कुल ट्रंप नजर बनाए बैठा है। उसको बिल्कुल अच्छी तरह दिख रहा है कि फार्मा और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर तो वो ऑलरेडी हम पे डिपेंडेंट है। जितनी भी धमकियां वो देता जाए, उसने उनके ऊपर एक बार भी टैरिफ्स इंपोज करने की बात भी नहीं करी है, और ना वो उन पे टैरिफ्स इंपोज करने की कर सकता है, क्योंकि उनकी पूरी सिलिकॉन वैली ही हमारी इन्हीं सब इनपुट्स और इन्हीं सब प्रोडक्ट्स पे चलती है। तो जिन पे उसने टैरिफ्स लगाया, उसका हम ऑल्टरनेटिव रूट खोज लेते हैं। पांचवा सेक्टर जिसपे उसने टैरिफ लगाया था वो श्रिम्प्स एंड सी प्रोडक्ट्स थे, उनका भी हम खोल चुके हैं। हमने अपने किसानों के हित को आगे रखते हुए अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके। हमने बिल्कुल अमेरिका को बोल दिया कि नहीं भैया, हम अपने मार्केट को तेरे एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज ही प्राइमरी प्रोडक्ट्स में है। तो ये सब जो समीकरण बैठता है कि हम बुलेट से जवाब नहीं देते, हम अपने एक्शन से जवाब देते हैं, हम अपने काम को करके जवाब देते हैं, ये पूरा समीकरण ट्रंप को दिख रहा है, अमेरिका को दिख रहा है कि तुम एक तरफ हथियाने की, हड़पने की बात कर रहे हो। क्योंकि देखिए, एक तो हो गया इकोनॉमिक एंगल से, साथ साथ वो अपने दोस्तों को ही दुश्मन बनाता जा रहा है।
डेनमार्क वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग पार्टनर्स ऑफ नेटो। नेटो का जब बना था तो डेनमार्क फाउंडिंग था, बाद में नहीं जुड़ा है। और अब तुम डेनमार्क को ही कह रहे हो कि लो जी मुझसे 1,000 करोड़ $100,000 लीजिए और मुझे ग्रीनलैंड बेच दीजिए। मतलब ये क्या है? ये कोई बाजार में जाके नेगोशिएशन होने वाली कंट्री थोड़ी है। हड़प लूंगा, हथियार लूंगा, कब्जा कर लूंगा, पपेट सरकार बना लूंगा, डील कर लूंगा। इस तरीके से ट्रंप खेल रहे हैं जिस हिसाब से भारत नहीं खेलता है। तो आज की स्थिति में भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अंत में मैं एक शब्द और बोलूंगी पूर्णिमा कि सॉरी बट अंकित जी ने ये बात बोली थी कि यूरोप पहले भी हमारे साथ ये कर चुका है। अंकित जी और मैं आपके सारे दर्शकों को ये कहना चाहूंगी, ये पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। ये जवाब देता है, साइलेंटली जवाब देता है। और जब वो अमेरिका के आगे नहीं झुका तो यूरोप की तो सॉरी बट ये हिमाकत नहीं कर सकते। ईयू आजकल वो तो अपने ही अमेरिका से उनको इतना डर और खतरा बैठा हुआ है कि वो आके हमारे ऊपर वही कर सकें जो उन्होंने आज से 200, 250, 300 साल पहले किया था। ठीक है अंकित जी, इसका जरूर जवाब देंगे। उससे पहले आलोक साय साहब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सर आजकल जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं और फिर जब ऐसी चर्चाएं होती हैं तो सारी चीज़ें क्लब हो जाती हैं। हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेरिका अपने आप को सबसे मजबूत हथियार बेचने वाला देश मानता है। इस तरीके की जो सिचुएशंस बनी, चाहे आप यूक्रेन रशिया वॉर देख लीजिए, रशिया को दबाने की कोशिश वो हमेशा करता है। फिर अभी जो वेनेजुएला में हुआ, फिर नेटो के टूट की कगार पे आने पे, लेकिन और हमारे साथ, भारत के साथ खास तौर पर हम देखते हैं चीन की अलग विस्तारवादी नीति है। इधर पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, बांग्लादेश में वैसी उठापटक मची हुई है। अगर मैं पर्टिकुलरली डिफेंस कोऑपरेशन की बात करूं तो ईयू और भारत के बीच में इस डिफेंस कोऑपरेशन को क्या आप चीन के लिए एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग के तौर पर देखते हैं? कितना जरूरी है भारत के लिए डिफेंस कोऑपरेशन को इस देश के साथ आगे ले जाना, और यह भारत के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, डिफेंस के लिए हमें इसको आगे बढ़ाना, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। 1 मिनट में जरा मैं ऑडियो को ठीक करूं। सर ऑडियो ठीक है वैसे आ रहा है। ओके। तो अभी देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो जियो पॉलिटिक्स में कई आयाम बदल रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी मिलानी का क्या स्टेटमेंट आया था इटली के कि अब समय आ गया है अमेरिका का रुख देख करके कि हम रूस के ज्यादा नजदीक जाएं, अब रूस से बातचीत करें। अमेरिका ने जो रुख अख्तियार किया है पिछले कुछ दिनों में, इससे यूरोपियन यूनियन का भी, उनका भी मोह भंग हुआ है अमेरिका से। और नाटो को फिर से सोचना पड़ेगा, रियलाइन करना पड़ेगा यूरोपियन कंट्रीज को कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किस हद तक अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो ऐसे समय में भारत को जब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अमेरिका से हमें वो नहीं मिलेगी, तो निश्चित रूप से यूरोपियन यूनियन हमारे लिए एक ऑल्टरनेटिव है। और वही एक सेकंड ऑल्टरनेटिव हमारे पास बचता है, क्योंकि कई चीजों में हम रशियन टेक्नोलॉजी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। जैसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इवन वेपन्स में भी कई ऐसे वेस्टर्न वेपन्स हैं जिनकी टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। जैसे हमने रफाल लिया, अभी हमने देखिए पनडुब्बी में हमने जर्मनी से बातचीत शुरू की है। उनका जो पनडुब्बी का जो टेक्नोलॉजी है इंजन का, वो काफी सुपीरियर है दूसरे देशों के तुलना में। उनका जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, उससे वो काफी देर तक पनडुब्बियां जमीन के अंदर रह सकती हैं। उसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी उसकी बेटर है। तो हम अभी देखिए, फ्रांस के साथ जो हमारा करार था 6 पनडुब्बियों का, उसमें हमने 3 ले लिया है और 3 को अब रोक करके हम जर्मनी से लेने जा रहे हैं। तो जर्मनी की टेक्नोलॉजी, फ्रांस की टेक्नोलॉजी, यूरोपियन यूनियन के जितने भी देशों की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, हम उनके तरफ मुड़ेंगे। और ये क्लियर सिग्नलिंग है अमेरिका को कि आप अगर इस तरह से दादागिरी कीजिएगा तो यूरोपियन यूनियन और भारत और इस तरह के न्यूट्रल जो कंट्रीज हैं, वो अलग तरह के अलाइनमेंट विश्व में बनाएंगे। उनको अपने भी हितों की रक्षा करनी है। और यूरोपियन यूनियन से जहां तक बात है, हमारे साथ उनका ट्रेड व्यापार काफी बड़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि अवस्थी जी ने बोला, 160 बिलियन यूरो का हमारा उनके साथ ट्रेड है। भारत का जो टोटल ट्रेड है वो 17.5% यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा होता रहा है। तो हम उसको क्यों नहीं बढ़ाएंगे जब अमेरिका इस तरह का
इस तरह का रुख अख्तियार कर रहा है, तो हमको भी तो अपने हित देखने हैं। इस पर एक आलोक साय साहब, मेरा एक आपसे इस पर एक काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी की बात की सर, हमें यह भी समझना होगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, फिर आप उसमें रूस भी इंक्लूड कर लीजिए, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बचते हैं। हमने पिछले कुछ समय में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूर कुछ डील्स की हैं, लेकिन ईयू जब बात करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो वो ट्रांसफर वाकई में गंभीरता के साथ है, या वो भी सेल के मद्देनजर ही है कि हम अपनी बस बेच दें बस? नहीं पूर्णिमा जी, हमने अपना रुख तो बड़ा साफ कर दिया भारत सरकार ने कि अब हम जो भी चीज खरीदेंगे, जो भी बड़ी डील होगी, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही होगी। देखिए, फ्रांस के साथ भी हमने डील किया, रफाल के साथ किया, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ डील किया। जो भी बड़ी डील अब हम करेंगे, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ करेंगे, और जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट है आज के डेट में। इवन डिफेंस में हम जिस लेवल पे हमें प्रोक्योरमेंट की जरूरत है, कोई बड़े विश्व शक्तियां इसको इग्नोर नहीं कर सकती हैं। उनको भी अपनी आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखना है, उनके हितों को ध्यान में रखना है। तो रूस और यूरोपियन यूनियन के बड़ी बड़ी शक्तियां, जिनके पास अलग अलग तरह की डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, आप ये विश्वास रखिए पूर्णिमा जी, आने वाले कुछ ही दिनों में आप कई और भी चीजें सुनने को आपको मिलेंगे। और भारत अपना सेफ्टी वॉल क्रिएट कर रहा है इस टैरिफ से बच करके, और कैसे हम अपने उन्नति में जो बाधक बनने की कोशिश कर रहे हैं कोई देश, वो उसको हम कई सेफ्टी वॉल्स खोल करके, और भारत अपनी उन्नति की दिशा पे अग्रसर रहेगा। उसी के दिशा में ये प्रयास है। जी हाँ, ठीक है सर, लेकिन फिर नेटो की भी पॉलिटिक्स है ना, उसको भी तो समझना होगा। नेटो में भी बहुत सारे देश हैं, उसकी अपनी पॉलिटिक्स है। नेटो भी अब नेटो का भी अब उनका भी अब दिल खुल रहा है, उनको भी अब समझ में आ रहा है कि दूरगामी जो अलाइनमेंट है वो अच्छा होगा कि हम भारत को साथ लेके चलें। ठीक है सर, अलग अलग पर्सपेक्टिव अमेरिका की हमने ईयू के साथ तो हमारी साझेदारी है, उस पर भी चर्चा कर ली, और जो बात हमारे फॉरेन एक्सपर्ट की तरफ से उठाई गई थी उसका भी मैं आपसे काउंटर लूंगी। लेकिन चाइना के साथ डी रिस्किंग के फैक्टर में यूरोप को कितनी जरूरत है आने की, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं सर, और जो भी देश बढ़ रहा है, जैसे भारत देश बढ़ रहा है, तो जाहिर बात है कि बाकी के देश ये हंसी खुशी तो देख नहीं पाएंगे कि भारत बढ़ रहा है। तो कैसे हम परेशान करें भारत को, कैसे उसकी उस ग्रोथ में हम हर्डल पैदा करें सम वे और द अदर, इसकी कोशिश ये तमाम देश करेंगे, चाहे वो अमेरिका खुद क्यों ना हो, चाइना खुद क्यों ना हो, भले ही रिश्ते सुधारने की कोशिश चाइना ने बीते कुछ समय में की हो। ठीक है, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन दीप्ति मैम ने जो क्वेश्चन उठाया था मैं उसका आंसर पहले करता चल रहा हूं। दीप्ति मैम का प्रश्न था कि भारत भविष्य में ऐसा नहीं बनेगा। उसके पीछे का मेरा केवल तर्क ऐसा है कि कभी उपनिवेशवाद हुआ करता था जब सेना को भेजकर आप पर शासन किया जाता था। आज नव उपनिवेशवाद है, नियो कॉलोनियलिज्म, जिसमें वेनेजुएला पर एक बार एक सत्ताधारी आदमी आता है, उठाकर उसके राष्ट्रपति को ले जाता है और ये कहता है कि आज से एक्टिंग प्रेसिडेंट मैं हूं। आज का उनका अपना स्टेटस यही है। रही सेकंड बात कि आप कभी भी उपनिवेश तब बनते हैं जब आप अपनी सारी शक्तियों को समर्पित कर देते हैं। आप जब तक उपभोक्ता आधारित इकोनॉमी बने रहेंगे, आपके पास प्रोडक्शन हाई नहीं होगा, आप इकोनॉमी में अपना से नहीं बना पाएंगे। ये बात अब क्रॉनिक कैपिटलिस्ट लोगों ने प्रूव कर दी है। ट्रंप बैठ करके, चाहे शेवरॉन कंपनी हो चाहे एक्सॉम हो, उन सबके साथ बैठ के दुनिया को यही बता रहे हैं कि मुझे तेल कंपनियों ने फंडिंग दी थी, मैंने उनके लिए काम किया, उनके सीज्ड असेट छुड़वा लिए, अब मैं वहां से तेल निकाल के दुनिया को बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, मेरे पास ताकत है। रही बात भारत के केस में, मेरा तब भी तर्क यही था और अभी भी यही है कि जब भी कच्चे माल के लिए आपका उपयोग होगा, आप प्राइमरी इकोनॉमी के अंदर जब तक पार्टिसिपेंट रहेंगे। आज चाइना को लेकर जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमी के सेकेंडरी सेक्टर में चल के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हुए चलते हैं, और जब अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो टर्सरी और क्वार्टरनरी की बात करते हैं कि ये लोग तकनीकी एक्सपोर्ट करके बड़ा पैसा कमाते हैं। छोटी जनसंख्या लेकिन तकनीकी को बेचकर इतना पैसा जब कमाती है तो उनके पास नेगोशिएटिंग पावर बढ़ जाती है। भारत के पास नेगोशिएटिंग पावर फिलहाल कम है, यही मैं बार बार कहना चाह रहा था। अब आता हूं मैं वापस से चाइना के परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए। चाइना के केस में यूरोप हमें चाइना +1 नीति का पार्टिसिपेंट मानता है। अर्थात जब अमेरिका चाइना के ऊपर कोई प्रतिबंध लादता है तो चाइना के पड़ोस में ही उतनी ही सस्ती लेबर और उतना ही एंथुजियास्टिक मार्केट प्रोड्यूसर के रूप में वो भारत को देखता है। क्योंकि भारत ने जब अपनी तरफ से इंसेंटिव स्कीम्स चलाई थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स चलाई, मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट चलाए, तो विश्व को ये उम्मीद जगी कि भारत भी
स्किल्ड लेबर की मदद से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और आने वाले टाइम में वो चीन की जगह प्रोडक्शन हब बनेगा और हमने ये प्रूव भी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला हो, सेमीकंडक्टर्स का मामला हो, कपड़े का मामला हो, भारत इवन डिफेंस के मामले में भी भारत एक्सपोर्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रही बात ये कि कल को ये हमारी प्रोग्रेस में बाधक बनेंगे, अभी हम इनके लिए अड़ने वाली हड्डी नहीं है जिसको हमें ये बाधा के रूप में कंसीडर करें। अभी इनको दिक्कत केवल चाइना से है, वो हमें सप्लाई चेन के अंदर। मैं लास्ट टाइम की एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जब शाओमी से पहले एक मामला हुवावे का हुआ करता था, जब 5G को लेकर के हुवावे के ऊपर अमेरिका ने बैन लगाए थे, यूके साथ में खड़ा हो गया था और उसी समय पर सप्लाई चेन रेजिस्टेंस को बनाए रखने के लिए कि कल को चाइना अगर ये कह दे, जैसे अमेरिका ने आज ये कहा कि मैं खरीदूंगा नहीं तो ट्रेड में दिक्कत आ जाएंगी, अगर चाइना ये कह दे कि मैं बेचूंगा नहीं तो दुनिया का क्या हाल होगा। उस समय पर भारत को संदेश दिया गया था कि आप अपने आप को प्रोडक्शन हब के रूप में विकसित करिए और भारत ने उसी को ध्यान में रखते हुए मेक इन इंडिया को और PLI स्कीम को बढ़ावा दिया। तो मेरा आज का स्टैंड ये है कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए यूरोप को हमसे उम्मीदें हैं, कंपटीशन नहीं। अमेरिका को भी हमसे उम्मीदें हैं चाइना के कंपैरिजन में, क्योंकि हम स्किल्ड लेबर, प्रोग्रेसिव थॉट के साथ, बढ़िया GDP ग्रोथ के साथ दुनिया को दे रहे हैं। कैपेबिलिटी बिल्डिंग की तरफ EU भारत के साथ इस रिश्ते में जाने की तरफ सोच रहा है और उसके लिए इनफैक्ट वो एफर्ट्स भी डाल रहा है। दीप्ति तनेजा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? अंकित जी माफ कीजिएगा, मैं फिर भी आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप अपनी ही बातों का अपने ही वक्तव्य में जवाब देते जा रहे हो। आप भारत की स्ट्रेंथ्स भी गिनवा रहे हो और साथ साथ फिर कह रहे हो कि भारत अभी हड्डी नहीं है। सर, अगर भारत हड्डी नहीं होता तो पैक सिलिका, आप सप्लाई चेन की बात कर रहे हो, सप्लाई चेन में सबसे ज्यादा इस समय किसको देख रहा है? अमेरिका के इस समय क्या है? उसको सिर्फ चाहिए तेल और गैस, जिसके लिए वो जो कर रहा है वेनेजुएला में, ईरान में, ग्रीनलैंड में, वो जग जाहिर बात है। और चाहिए उसको रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स में उसको डर है चाइना से, तो वो पैक सिलिका बनाता है दिसंबर में, जिसमें भारत को वो नहीं न्योता देता है। और आज जो अंशु मैम ने बात करी थी उसी को आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज ही की घटना है कि वहां से अभी सुबह हुई है और ये न्योता आता है कि जी हम भारत को भी उस पैक सिलिका का मेंबर बनाना चाहते हैं। तो भैया फ्री फंड में क्यों पैक सिलिका का मेंबर बनाना चाहते हो? तो जो आप सप्लाई चेन की बात कर रहे हो, वो सप्लाई चेन को ही तो चाइना ही तो काउंटर करने के लिए पैक सिलिका है। और क्या है पैक सिलिका? वो केवल और केवल रेयर अर्थ मिनरल्स का जो सप्लाई चेन है, वो चाइना उसको इंपैक्ट ना करे या चाइना इसको दबाव बना के रोक ना ले, इसलिए तो वो है। और सर, जो आप बात कर रहे हो चाइना की, जो हमारा वर्ल्ड मार्केट, जो हमारा स्किल लेबर है सर, अभी तो भारत ने उंगली टेढ़ी करनी शुरू नहीं की है। जो मैं बार बार नए भारत की बात कर रही हूँ, अभी तक हमने उंगली टेढ़ी करनी शुरू नहीं की है। अभी तक जो केवल ट्रम्प बोल रहे हैं, हम उसका साइलेंटली अपने एक्शंस के थ्रू जवाब दे रहे हैं। हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है कि उनका पूरा सिलिकॉन वैली जो है, जो उनका पूरा AI टेक्नो सेक्टर है, वो सर किसके दम पे चल रहा है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। और जो आपने जितनी सारी बात करी सर, उसमें सबसे बड़ी बात है गवर्नेंस की। आप गवर्नेंस कैसे भूल गए सर? एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप पावर, गवर्नेंस, वो डिसाइड करेंगे कि ये कैसे हम सामने वाले के आगे झुकते हैं या वापस अपना नवनिवेशीकरण, जिसको आपने नाम दिया, बिल्कुल ट्रम्प के मंसूबे हैं नवनिवेशीकरण करने के, लेकिन क्या आज भारत वो कमजोर है जो पहले वाला था कि हम किसी को अपने ऊपर, वेनेजुएला का आपने एग्जांपल दिया सर, आप क्या समझ रहे हो क्या वेनेजुएला है भारत? वो ईरान के खमीनी को तो उठाने की हिमाकत कर नहीं सकते हैं, जो इतनी वहां इंटरनल प्रॉब्लम्स है। और आपने भारत का कंपैरिजन कर दिया वेनेजुएला की कहानी सुना के। सॉरी अंकित जी, आप अपनी ही बात में उलझ रहे हो, बाकी सारे आपकी बातें ठीक है, लेकिन ये वो भारत नहीं है जो किसी के सामने नवनिवेशीकरण का शिकार बन जाए। अंकित जी, आई एम श्योर यू वांट टू काउंटर, आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद संजीव जी, आलोक साय जी और अंशु जी में उठाया है। मैं बीच में हल्का सा ऐड करना चाहूंगा। आप लगातार वर्तमान पे फोकस होकर के जवाब देती जा रही हैं। मैंने इतिहास का परिप्रेक्ष्य लिया, UN की प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़े करते हुए, और भविष्य में अगर हम नहीं सुधरते हैं तो जो हाल आज के कंटेक्स्ट में वेनेजुएला का देख रहे हैं, हर उस उपभोक्ता बेस्ड इकोनॉमी का मैं देखता हूं जो अगर खुद के लेवल पर नहीं खड़ी हुई तो उसे केवल एक मार्केट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। ये हो सकता है कि हमारे रेफरेंस फ्रेम अलग अलग हो। आप वर्तमान के फ्रेम में हैं, मैं इतिहास के साथ फ्यूचर के फ्रेम में हूं। ठीक है। वर्तमान अच्छा है, तभी आप और हम भारत 24 पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और वर्तमान अच्छा है। और अंशु मैम, आप कुछ प्लीज जोड़ना चाह रही थी, लेकिन साथ ही अगर भारत अच्छा है और भारत उस तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में न सिर्फ बाकी देशों के साथ बेहतर रिश्ते, व्यापार, साझेदारी में हम विकल्प देख रहे हैं, खुद को भी हम मजबूत कर रहे हैं।
बिल्कुल, वेनेजुएला बता दूं मैं कि लगभग 27 से 34-35 मिलियन की आबादी का देश है, 140 करोड़ की आबादी का देश है। एक तो हम इस बात को याद रखें। और जो अभी अंकित जी बात कर रहे थे, तो मैं ये इसमें पॉइंट बताना चाह रही थी कि जब पहले फॉरेन ट्रेडर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब हमारा देश अलग अलग रियासतों में विभाजित था और उनके पॉलिटिकल गैप्स थे जिसका फायदा इन ट्रेडर्स ने उठाया। लेकिन आज संविधान पर आधारित एक बहुत मजबूत सरकार के द्वारा संचालित ये ऐसा धुरंधर नया भारत है जिसमें जिस प्रकार की कल्चरल अवेयरनेस है लोगों के बीच में, एक भारत श्रेष्ठ भारत है डिस्पाइट हैविंग कल्चरल डाइवर्सिटी, तो वो पॉसिबल नहीं है कि कोई आए और हमारे साथ वैसा कर ले जैसा कि वेनेजुएला के साथ किया। मैंने आपको आबादी का रेफरेंस दे ही दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह का मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस आज हमारे पास है, फिर ये नया भारत है जिसमें हमारे पास वन ऑफ द हाईली एडवांस्ड मिलिट्री डिफेंस मैकेनिज्म्स मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पूरी दुनिया को इसकी बानगी दिखा दी है और कोई भी देश आज आके हमारा टेरिटोरियल या इकोनॉमिक कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले सकता। ट्रंप ने जिस तरह से प्यूनिटिव मेजर्स लगाए तो हमने उसका सशक्त भाषा में, आर्थिक भाषा में ही जवाब दिया। तो हमारी बहुत स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है। हम मिलिटरीली अपनी आंतरिक सुरक्षा को, टेरिटोरियल हमारी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कर पाने में सफल है। और वैश्विक स्तर पर आज ग्लोबल साउथ के जिस प्रकार से प्रणेता के रूप में हम खड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये वो हम पुराने उपनिवेशवाद से हम इसकी कोई किसी प्रकार की तुलना कर सकते। बिल्कुल जाहिर है कि अंजुम मैम, हम अपनी सस्टेनेबिलिटी की तरफ तो देखिए बढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिर वो जो प्रोपेगेंडाधारी देश है ना, हम उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा वो रचता है, चीन है, सम वे और दी अदर, अमेरिका है। हमने देखा ट्रंप को बार बार एक अलग तरीके का नैरेटिव, एक अलग तरीके का प्रोपेगेंडा। मैंने वही कहा ना कि जब आपके पास बेहतर तरीका नहीं है जवाब देने के लिए, तो आप ये पिटी पॉलिटिक्स पर उतर आते हैं और आपको लगता है कि इसका एक ग्लोबल इंपैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात संजीव श्रीवास्तव साहब ये है, फिर उसके बाद आलोक जी मैं आपके पास आती हूँ। संजीव सर, इसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी की कंसिस्टेंसी को आप कितना मजबूत देखते हैं? अब जो ईयू भारत की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरा अभी थोड़ी देर पहले बाकी देशों के फ्रिक्शन की बात हो रही थी, तो मैंने यूएस का भी जिक्र किया, चाइना का भी जिक्र किया, लेकिन आपको इसकी कितनी संभावना दिखती है कि भारत और ईयू ऐसे आगे बढ़ते पार्टनरशिप के तौर पर तो रशिया फ्यूचर में कोई फ्रिक्शन महसूस ना करे या उसको सम वे और द अदर एक्सप्रेस ना करे? पूर्णिमा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। और देखिए, अभी मैं चर्चा ही सुन रहा था, भारत और उसका इतिहास और फिर भविष्य, लेकिन जो भारत की, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सब में एक कंसिस्टेंसी है। सबका जो विजन है वो लाउड एंड क्लियर है और वो बहुत स्पष्ट है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता। और ये जो रणनीतिक स्वायत्तता की जब मैं बात करता हूँ, तो जाहिर है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए बिना किसी दबाव में आकर के ही अपने निर्णय लेता रहा है। और ये जो रणनीतिक स्वायत्तता की जो नीति है, वो भारत के पहले भी, जो पहले की भी सरकारें रही या जब से भारत आजाद हुआ है, और हम आप जानते हैं कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लीडर भी थे, और उस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो सबसे बड़ी जो लर्निंग या उसका सबसे बड़ा जो लेसन है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही है। और कभी भी ये जो भारत है वो किसी भी महाशक्ति के समक्ष झुका नहीं। और उसके अगर पीछे और भी जाइए तो ये जो भारत है महात्मा गांधी का भारत है, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भारत है। इंपेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में इस भारत का कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरीके की लड़ाई भारत के लोगों ने लड़ी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, बाबा साहब के नेतृत्व में और अनेक हमारे जो महान नेताओं के नेतृत्व में, वो लड़ाई अपने आप में एक मिसाल है। और इस भारत के ऊपर कभी भी कोई दबाव डाल करके कोई निर्णय नहीं करा सकता। ये बात मैं, अंकित जी, आप इस बात को स्पष्ट रूप से आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप भारत के ऊपर कोई शंका न करें। ये भारत है, बदला हुआ भारत है, नया भारत है। और पहले का भी हमारी जो सांस्कृतिक इतिहास, विरासत, सभ्यता, संस्कृति, वो सदियों पुरानी है और विश्व की सबसे बड़ी और प्राचीन सभ्यता है। इस भारत के साथ अगर कोई दबाव डाल करके कोई निर्णय कराना चाहेगा, ये कभी भी नहीं हो सकता है। ये आप स्पष्ट रूप से समझ। ठीक है, लेकिन मैं सब बोलिए संजीव जी। और देखिए, आने वाले समय में भी देखिए भारत का जो विजन है बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। हम विकसित भारत बनने की तरफ तेज गति से कदम बढ़ा रहे हैं और दुनिया की कोई ताकत भारत को ऐसा होने से रोक नहीं सकती है। और देखिए, और जो भी निर्णय भारत लेगा वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से लेगा।
ठीक है। भारत रूल्स बेस्ड ऑर्डर का सम्मान करता है, हाँ। सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यूएन चार्टर सभी का सम्मान करते हुए भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की भावना के साथ आगे बढ़ेगा। और ये जो भारत है पूर्णिमा जी, ठीक है। देखिए जैसे जैसे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ेगी, भारत जैसे एक विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी सोच रखने वाले राष्ट्र की जो भूमिका वैश्विक मामलों में भी बिल्कुल और सर, अधिक इंडिया हैज अ बढ़ेगी। लॉन्ग वे टू गो एंड आई एम श्योर अंकित जी हालांकि जवाब दे देंगे आपकी बात का, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स पे बात कर रहे हैं, और जब हम प्रैक्टिकल टर्म्स पे बात करते हैं तो प्रैक्टिकल होने के साथ साथ पर्सपेक्टिव चेंज भी होता है, एंड पर्सपेक्टिव वेरिएट्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आई थिंक हालांकि उसका अंकित जी प्रिसाइसली जवाब दे पाएंगे, लेकिन उससे पहले आलोक साय जी एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगी। बीते कुछ वक्त में हमने देखा कि यूएस ने, ट्रंप ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से खुद को किनारे किया। अब जब हम डिफेंस पार्टनरशिप ईयू के साथ अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि क्वाड जैसा कोई और संरचना, कोई और ऐसा फोरम भारत ईयू मिलके फॉर्म कर सकते हैं जो स्ट्रैटेजिकली फायदेमंद हो, और इंडो पैसिफिक सेंटर में रखते हुए, इंडो पैसिफिक को सेंटर में रखते हुए, जहां पर भारत भी सुरक्षित रहे और ईयू भी खुद को सिक्योर करना चाहे? बिल्कुल पूर्णिमा जी, मैंने पहली बार में भी ये बोला था कि जियोपॉलिटिक्स में बिल्कुल ही नए अलाइनमेंट्स उभर के सामने आ रहे हैं, इसके संकेत शुरू हो गए हैं। आप देखिए इटली के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। यूरोप के सारे देश इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स में अब रीअलाइनमेंट की जरूरत है। राइट सर। और जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है, मैं आपको बताऊं, मुझे और पता नहीं इंडस्ट्रीज के बारे में, बट जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस तरह के हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जिस तरह के एमिनिशंस डेवलप किए हैं, जिस तरह के इक्विपमेंट डेवलप किए हैं, वो अभूतपूर्व है। आप देखिए, चाहे वो स्क्रैप जेट इंजन लगा करके हम जिस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स, जिस हमने रेल गन का अभी ट्रायल ले लिया, 50 केजी का शेल हम 200 किलोमीटर की दूरी पे भेज सकते हैं, और किस स्पीड से? 1.5 to 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो है, लेजर वेपन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जो इसमें जो हमने हथियार बनाए हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, इवन जो हमने लिए पहले, जिस तरह के मिसाइल रूस से हमने लिए, ठीक है, उसमें हमने क्या क्या बदलाव किया, ये देखिए। अभी हम ब्रह्मोस 2 पे जा रहे हैं। आप विश्वास रखिए पूर्णिमा जी, जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में हमने रिसर्च डेवलपमेंट के बाद जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, 4 से 5 सालों के अंदर में विश्व एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में होगा। बिल्कुल सर, इसमें किसी को कोई शक शुबा बिल्कुल नहीं है। 30 सेकंड्स में रखूंगी, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी। आपके साथ में शुरुआत करती हूँ अंशु जोशी जी, क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड अलायंस आज की डेट में प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ फॉर ईयू एंड फॉर इंडिया एज वेल। बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं, विन विन सिचुएशन को लेकर के और अपने अपने क्रिटिकल एरियाज को सिक्योर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और हमने दूसरे देशों के साथ भी जब FTAs या PTAs किए हैं तो इस बात का ध्यान रखा है, और इसी बात का ध्यान EU के साथ जो ये डील फाइनलाइज हो रही है, जनवरी एंड तक इसके साइन होने की संभावना जता रहे हैं पीयूष गोयल जी। तो फिर मुझे लगता है कि इसमें दोनों ही EU एज लाइक एंटायर ग्रुप एंड इंडिया एज अ नेशन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दीप्ति जी। जी, ये जो है, ये इस समय हर देश अपने आप को एक अपने राष्ट्र प्रथम की तरीके से देख रहा है, जिसमें भारत भी बिल्कुल भारत प्रथम, जो राष्ट्र प्रथम की बात बार बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। तो इस समय एक मल्टीपोलर अलायंस का वर्ल्ड है। ये बायपोलर वो जो वर्ल्ड था कि या तो रशिया की हेजेमोनी रहेगी या अमेरिका की हेजेमोनी रहेगी, वो वक्त तो निश्चित तौर से खत्म होते दिख रहा है पूर्णिमा जी, क्योंकि रशिया भी साइलेंटली खेल रहा है और भारत इसमें अपने हित को सबसे ऊपर रखते हुए विन विन सिचुएशन के ही FTAs आगे करने वाला है। ठीक है अंकित जी, यूएस समझेगा, ट्रम्प समझेंगे मौके की नजाकत को? 30 सेकंड से क्लोजिंग कमेंट। मैं सुन किसी को नहीं पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर दीजिएगा। मेरा स्पीकर बंद हो गया। ठीक है, मैं जिस जगह था मैं वहीं से आगे बढ़ता हूं और आप उसमें से कंटेक्स्ट निकाल लीजिएगा। मैं रेस्पोंडेंट्स को नहीं सुन पाया, मैं फिर अपनी तर्क को रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं।
मुझे भारत के वर्तमान में कोई संदेह नहीं है और हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के विजन को लेकर के, भारत के नेतृत्व को लेकर के, भारत के भविष्य को लेकर आशंकित नहीं हूं। बस मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनको हमें आंसर देते हुए आगे बढ़ना होगा। भविष्य को देखते समय हमें ये रेफरेंसेस रखने होंगे। पहला सिंपल सा पॉइंट है, जब ट्रंप भारत पर टैरिफ रोकते हैं, भारत उस समय कुछ बोल नहीं पाता, कोई एक्शन नहीं ले पाता। दुनिया का कोई भी देश जब ट्रंप कोई भी एक्शन ले रहे हैं, मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। वेनेजुएला के साथ रशिया ने पैक्ट कर रखा था। हम बार बार एक लाइन बोल रहे हैं कि रशिया ने वेनेजुएला छोटा है, वेनेजुएला छोटा है, मानता हूं, जी आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, रशिया का उसके साथ अलाइनमेंट था और आपको उसने मुझे कोई रिएक्शन रोकना होगा साथ में थोड़ा, नहीं मेरे पास टाइम का मैं बार-बार- बाउंडेशन है अंकित जी, सो सॉरी। संजीव जी 10 सेकंड्स में बस, फिर मैं वाइंड अप करूंगी सर। देखिए, भारत ना तो मूक दर्शक है, ना तो तटस्थ है। भारत जिम्मेदारी के साथ व्यवहार कर रहा है, संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, विश्व के हितों को भी ध्यान में रखते हुए भारत व्यवहार कर रहा है। और भारत जैसे ही राष्ट्र के व्यवहार करने वाले जो अन्य राष्ट्रों की भी आवश्यकता है। जर्मनी भी वैसा ही राष्ट्र है, मैं ऐसा मानता हूं। फ्रांस भी ऐसी तरीके की भूमिका निभाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जब राष्ट्रों के ऊपर, कई नेताओं के ऊपर अति महत्वाकांक्षाएं जब बहुत हावी हो रही हैं, तो ऐसे में विवेकपूर्ण तरीके से ही अपनी बातों को रखना और संतुलित अप्रोच के साथ चलना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और भारत यही और कर रहा भारत को अब सिर्फ एक बाजार के तौर पर नहीं, बल्कि अगर ग्लोबल फैसले होते हैं उसमें निर्णायक भूमिका में, रूल टेकर नहीं बल्कि रूल मेकर की भूमिका में देखा जाना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ऐसे में एक स्थिरता, एक संतुलन की बहुत जरूरत है, जिसके केंद्र में इस वक्त भारत खड़ा हुआ है। और यही वजह है कि EU भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर अंशु जोशी जी, दीप्ति तनेजा जी आपका भी शुक्रिया, अंकित अवस्थी जी, संजीव श्रीवास्तव जी, आलोक साय जी आपका भी धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में आज शामिल होने के लिए।